फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। यानी कि गॉस थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी है उसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। एक्चुअली आपको याद होगा कि जो गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, क्लोज इंटीग्रल में ईडीएस कोस थीटा इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज है आपको नजर आ रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक उस एरिया की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के वेक्टर के बीच के एंगल यानी कि थीटा की, राइट। एक आपका क्यू जो चार्ज होगा उसके अंदर, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है, आपको पता है, परमिटिविटी होता है, राइट। ये सारी की सारी चीजें हैं। देखिए, ये जो आपकी गॉस थ्योरम है ये मेनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के अंदर काम आती है, राइट। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको याद होगा कि पहले जब शुरुआत हुई थी हम लोगों ने चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि पॉइंट चार्ज हो गया, किसी लॉन्ग वायर के ऊपर चार्ज हो गया, या फिर किसी शीट के ऊपर चार्ज हो गया, किसी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज हो गया, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट की थी? उसके आसपास कोई पॉइंट मान लिया था, राइट, और उस वायर की या फिर पॉइंट की छोटा सा हिस्सा मान लिया हम लोगों ने, राइट। और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम लोगों ने फोर्स निकाला, उस चार्ज की वैल्यू थी, फिर E इज इक्वल्स में F अपॉन में Q रखा, तब जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई थी। आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी हो तो। लेकिन अब यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें गॉस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी है। अब आप कहेंगे गॉस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे? क्योंकि गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर मैं कोई चार्ज रखूं तो उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और वो उस क्लोज सरफेस के एरिया से बाहर निकलेगी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। तो इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने में कैसे कर सकते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर? तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन अपन लोग उठाते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो अब पॉइंट चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है इस पॉइंट पी के ऊपर। पिछले वाले फॉर्मूला के हिसाब से, मतलब पिछले वाले तरीके के हिसाब से, पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, और उसके बाद E इज इक्वल्स टू मैं F अपॉन में Q रखूं, फिर मेरे सामने वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन गॉस थ्योरम के हिसाब से मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये पॉइंट चार्ज एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। समझ रहे हैं आप लोग? भाई, गॉस थ्योरम में क्या बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ पॉइंट चार्ज जो है वो एरिया से बाहर निकलता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को, और फ्लक्स बाहर आता है, राइट। मुझे यहां पर यह मानना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक क्लोज सरफेस के अंदर बना हुआ है, और उस सरफेस को आप लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस, यानी कि आपको गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि आप लोग कैसी गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे? तो वो देखिए, वो जो है सिमेट्रिकल होगी, यानी कि जिस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है उसी टाइप का आपका गॉसियन सरफेस बनेगा। जैसे कि आपके सामने इस वक्त पॉइंट चार्ज है, और हमें पता है कि जो पॉइंट चार्ज है वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालता है, तो इसके लिए सबसे सही गॉसियन सरफेस जो रहेगा वो स्फेयर रहेगा। मतलब हमें एक स्फेयर के अंदर इसे बंद करना पड़ेगा, हमें मानना होगा कि एक स्फेयर के अंदर बंद है। तो सवाल ये उठता है कि वो स्फेयर बनेगा कैसे? देखिए, चूंकि हमें इस पी के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें ऐसा स्फेयर बनाना पड़ेगा जो इस पी पॉइंट से होकर के गुजरे। मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पी तक की जो दूरी है वो आर है, तो वो इसकी अल्टीमेटली एक रेडियस भी बनकर तैयार हो गई। मतलब इसी रेडियस का पूरा सरफेस तैयार हो गया। तो इस सरफेस की सबसे पहली खासियत क्या हुई? सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है। ऑब्वियस सी बात है, गॉसियन थ्योरम के हिसाब से इसको क्लोज्ड होना जरूरी है, राइट। दूसरी जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें हर जगह पर। कैसे होगी? कि देखिए, ये जो चार्ज आपका है ये इस पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये बिल्कुल इसी साइज में, इसी रेडियस में पूरा स्फीयर बना हुआ है, यानी कि हर पॉइंट पर इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जितनी कि इस पॉइंट पी पर लग रही है, राइट। तो इसका मतलब ये जो सरफेस बना है ये सिमेट्रिकल बना है। तीसरी खास बात ये होनी चाहिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर है, उन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो भी उसके हिसाब से ही होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो इसका मतलब ये जो एरिया हम लोग यहां पर मानेंगे, पी पर छोटा सा एरिया मानेंगे, इसकी डायरेक्शन भी ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया?
0 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन के अंदर है। अब चाहे आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लीजिए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, हर डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। हर जगह पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो थीटा है वो भी सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस पॉइंट चार्ज के हिसाब से एक बहुत सही गॉसियन सरफेस बनाया है। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अगर हमको गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो चार्ज हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि ये एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद है। तो यहां पर आप लोगों ने कंसिडर कर लिया है गॉसियन सरफेस, जहां पर आप लोग देख सकते हैं स्फीयर है, स्फीयर के अंदर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है, जो कि पूरी तरीके से क्लोज्ड है। उसी के साथ साथ इसका जो एंगल थीटा है वो भी सिमेट्रिकल है। तो एक तरीके से हमारा ये पूरा तैयार हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सेकंड स्टेप में ये करना है कि हमें ये जो वैल्यू है, ये आपकी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल है, इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? सिंपल सी बात है, पहले तो इसको आप लोग ईडीएस कोस थीटा में बदल दो, यानी कि क्लोज इंटीग्रल में ईडीएस कोस थीटा। अब देखिए ये जो आपका चार्ज है, ये इस पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ई होगी। ई का पूरा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ई होने वाली है, राइट। और जो ई होगी वो कांस्टेंट होगी हर जगह पर। तो ये जो कांस्टेंट है वो इस इंटीग्रल से बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से ये जो थीटा एंगल है, कोस थीटा है, ये भी हर जगह पर सिमेट्रिकल है, कांस्टेंट है, 0 ही बनेगा, हमें पता है। तो इसको भी आप लोग इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो, राइट। तो इंटीग्रल के अंदर क्या रह जाएगा? ds रह जाएगा क्लोज इंटीग्रल में, राइट। और ये चूंकि एक स्फीयर है तो ds सबको आप लोग जोड़ोगे, छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो स्फीयर बनेगा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि आप लोग लिखेंगे ई कोस थीटा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही एक डायरेक्शन के अंदर, तो कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने वैल्यू बचेगी ई 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपका जो क्लोज इंटीग्रल में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकली है ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है साहब, ये तो एलएचएस वाला पार्ट हो गया इसके अंदर। अब बात करते हैं आरएचएस वाले पार्ट के अंदर। आपको पता है परमिटिविटी चेंज नहीं होनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि चार्ज कितना है। तो हमें मालूम है कि जो चार्ज है, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है पॉइंट चार्ज, वो भी चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट ही है। क्योंकि हमने माना है कि ये एक सरफेस के अंदर बंद है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग कहेंगे द चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्यू। क्यू का क्यू रहेगा। तो आपके सामने क्या क्या निकल के आ गया? आपने इस लेफ्ट हैंड साइड वाली की वैल्यू निकाल ली, राइट हैंड साइड वाली की वैल्यू निकाल ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को आमने सामने पुट करना है इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो पुट कैसे करेंगे? यहां पर रखेंगे वैल्यू ई डी एस कोस थीटा की जगह आप क्या रखेंगे? ई 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल। तो रख दीजिए ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको वैल्यू किस चीज की कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू में ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इधर चला जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं ढंग से, ई इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस चीज से आपको कुछ याद आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है पॉइंट चार्ज की वजह से। हम लोगों ने वही तो कैलकुलेट की थी। आपको याद होगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाली वीडियो बनाई थी मैंने, वहां पे मैंने यही वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली थी। यहां पर हम लोगों ने खासकर गॉस थ्योरम का यूज किया है एक पॉइंट चार्ज के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। देखिए मेरे हिसाब से ये जो आपका गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, गॉस थ्योरम वाला तरीका है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि मान लीजिए आपके सामने एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। अब सिलेंडर के पास आप लोगों ने एक पॉइंट मान लिया है। आप चाहते हैं कि सिलेंडर की वजह से आप इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकालें। मान लीजिए कि सिलेंडर के ऊपर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप एक हिस्सा मानेंगे, एक छोटा सा हिस्सा मानेंगे, फिर उस हिस्से की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि इस हिस्से की वजह से इसके ऊपर फोर्स कुछ लग रहा है, F1 लग रहा है, लेकिन इस सिलेंडर का जो पिछला हिस्सा है, मतलब बैक वाला हिस्सा है, वो उसके ऊपर हो सकता है अलग फोर्स लगाए, राइट। तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग हो गई। तो वहां पर जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है वहां पे ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि आप एक सिमेट्रिकल शेप मानेंगे इसके आसपास, राइट। शेप मानेंगे तो हर तरफ से इक्वली कैलकुलेट हो पाएगा। तो गॉस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका है वो ज्यादा एक्यूरेट है और ज्यादा कारगर है।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स उठाएंगे और उसके आसपास जो गॉसियन सरफेस है उसको कंसिडर करेंगे, जो कि उसके हिसाब से बदल जाएगी। यहां तो मैंने स्फेयर माना है, सिलेंडर के हिसाब से सिलेंड्रिकल भी बन सकती है, राइट। तो वो बदलेगी शेप के हिसाब से, उसकी सिमेट्री बदलती रहेगी शेप के हिसाब से, ठीक है। तो आगे कंफ्यूज नहीं होना है गॉसियन सरफेस के अंदर, यहाँ पे मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है इसका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत रहती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।